हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे हैं A2 फिजिक्स का पेपर 5 प्लानिंग एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन। आज फिर से हम प्लानिंग वाला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं। और आज है हमारे पास मई जून का 2025 का वेरिएंट 2, पेपर 5-2। तो हम पेपर 5-2 मई जून 2025 ठीक है करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे आज हम, यानी प्लानिंग वाला क्वेश्चन करेंगे आज हम। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं। सवाल में लिखा हुआ है अ थिन सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस आर। आपके पास एक थिन डिस्क है और इस थिन डिस्क का रेडियस कितना है? इस थिन डिस्क का रेडियस आर है। ये रही वो डिस्क। ठीक है, आपसे कह रहे हैं एंड थिकनेस जी। ओके, इस डिस्क का रेडियस आर है और इस डिस्क की थिकनेस जेड है। आर कैसे मेजर करेंगे? आप देखें, मैं इसलिए मेजरमेंट की बात शुरू में ही शुरू कर देता हूं, क्योंकि देखो एंड में तो ये मेजर होनी है ना। नीचे कोई ना कोई इक्वेशन दी हुई होगी, आपको पता है क्वेश्चन 1 अब आप इतने सारे कर चुके हैं मेरे साथ कि अब आपको पता होगा कि एक इक्वेशन दी हुई होती है, एक सजेस्टेड रिलेशनशिप दिया हुआ होता है। सजेस्टेड रिलेशनशिप में देखें, आर भी नजर आ रहा है मुझे और जेड भी नजर आ रहा है ना। तो आर और जेड मेजर तो करना पड़ेगा। अब आर कैसे मेजर करेंगे, अभी से थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग साथ साथ करते हुए चलते हैं, ताकि आगे जाके मसला ना हो। भाई साहब, आर है, अगर ये डिस्क, अच्छा मुझे इस डिस्क का साइज नहीं पता कि डिस्क कितनी बड़ी है, लेकिन एक अंदाजन कर लेते हैं। अंदाजे के मुताबिक अगर ये डिस्क कितनी बड़ी भी है, जितना बड़ा मैंने इस वक्त हाथ खोला हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि मैं इसको रूलर की मदद से आराम से मेजर कर सकता हूँ। इस डिस्क का जो रेडियस है, ये रूलर से मेजर हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये थोड़ी छोटी डिस्क है, तो ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए मैं वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल कर लूंगा। इन्होंने मुझे असल में इस रेडियस, ये जो डिस्क है, इसका साइज नहीं बताया हुआ। ये डिस्क मुझे खुद ही अज्यूम करनी पड़ेगी, तो मैं रूलर या वर्नियर कैलिपर से मेजर कर लूंगा। और वो एडिशनल डिटेल के लिए मैं लिख दूंगा कि मैं एक बार रेडियस नहीं निकालूंगा, मैं तीन चार डिफरेंट पोजीशन से निकालूंगा और एंड में एवरेज ले लूंगा। और रेडियस भी फॉरन मेजर नहीं होगा, पहले मुझे डायमीटर मेजर करना पड़ेगा, और डायमीटर मेजर करूंगा, डायमीटर का एवरेज लूंगा, तब जाके रेडियस आएगा। अच्छा, थिकनेस कैसे निकालें? थिकनेस तो वर्नियर कैलिपर से आ जाएगी, थिकनेस की खैर है। और थिकनेस में भी हम यही लिखेंगे कि हम थिकनेस एक बार नहीं निकालेंगे, दो तीन जगह से अलग अलग बार निकाल के उनका एवरेज ले लेंगे। एडिशनल डिटेल भी देंगे ना, ताकि नंबर ज्यादा मिले। आगे लिखा हुआ स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द एक्सेल। स्ट्रिंग को आपने रैप कर दिया एक्सेल पे। ओके, फिर कह रहे हैं अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज अटैच टू द स्प्रिंग। दिखाई दे रहा है कि आपने एक रस्सी से, एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक ऑफ मास लटका दिया। ये वो नहीं होती थी पुली, वो पुराने जमाने में कुएं से पानी निकालने वाला एक सिस्टम होता था, ये वही वाला सिस्टम है ये। यहाँ लिखा हुआ है द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, द ब्लॉक हैज स्पीड v when it has fallen through a distance h from the point of release। ठीक है, ब्लॉक को आपने जब गिराया तो वो रेस्ट से ही गिरी है। रेस्ट से गिरने का मतलब ये है कि उसकी इनिशियल स्पीड 0 हो गई, वो गिर रहा है, और उसकी फाइनल स्पीड v है। और वो जब कितना डिस्टेंस गिर चुका है, जब वो h डिस्टेंस गिर चुका है। ओके, फिर कह रहे हैं वैल्यू ऑफ v इज डिटरमिन्ड यूजिंग वन लाइट गेट। ओके, लाइट गेट वाला सवाल आ गया भाई। आप v की वैल्यू लाइट गेट से निकालेंगे। लाइट गेट का आप ऑलरेडी मेरे साथ सवाल कर चुके हैं, लाइट गेट का आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। लाइट गेट में आप इस तरह से लाइट गेट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये लाइट ब्लॉक को जितनी देर के लिए कट करेगी, उतनी देर के लिए जो टाइमर आप कनेक्ट करेंगे ना, टाइमर टाइमर ऑन हो जाएगा जब ये ब्लॉक लाइट गेट के सामने से गुजरेगा, और टाइमर ऑफ हो जाएगा जब ये ब्लॉक गुजर चुका होगा। यानी ये टाइमर उतनी देर का टाइम बता देगा आपको जितनी देर के लिए ये ब्लॉक लाइट गेट के सामने से गुजरा है। तो इसके लिए तो बेटा मुझे ब्लॉक की लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। आई विल हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्लॉक एज वेल ना। और ब्लॉक की मैं लॉन्गर साइड इस्तेमाल करूंगा। लॉन्गर साइड इसलिए इस्तेमाल करूंगा ताकि ज्यादा देर के लिए लाइट कट हो, ज्यादा देर का टाइम इंटरवल मेजर हो। असल में जितना छोटा टाइम इंटरवल मेजर करोगे ना, उसके अंदर परसेंटेज अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा होगी, है ना। जितना बड़ा टाइम मेजर करोगे, परसेंटेज अनसर्टेनिटी उतनी कम होगी। सो आई विल यूज द लॉन्गर साइड ऑफ द ब्लॉक, नंबर वन। नंबर टू, आई विल मेजर दिस लेंथ। लेंथ मेजर कर लूंगा, टाइम मेरे पास टाइमर से आ जाएगा, लेंथ और टाइम को डिवाइड करूंगा, मेरे पास इस ब्लॉक की क्या आ जाएगी भाई साहब? ब्लॉक की स्पीड आ जाएगी। अच्छा, फिर कह रहे इट इज सजेस्टेड दैट v इज रिलेटेड टू m बाय द रिलेशनशिप h अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर z अपॉन 2pqm प्लस 1/p। और बता भी दिया वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, फिर कह रहे हैं प्लान अ लैब एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड m। ओके, v और m का रिलेशन निकालना है। v क्या है भाई साहब? v स्पीड और m मास है। अब आप ही बताओ किस चीज को आप चेंज करोगे और किस चीज को आप मेजर करोगे। मतलब एक आपने, आपको पता है ना, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मास को चेंज करेंगे। अलग अलग ब्लॉक ले लेंगे, बड़े छोटे भारी हल्के, अलग अलग तरह के ब्लॉक ले लेंगे। हम हर बार मास चेंज करते रहेंगे और मास के हिसाब से स्पीड निकालते रहेंगे। हल्का ब्लॉक है,
मेरे ख्याल से, तो हल्के ब्लॉक की एक्सेलरेशन जो है वो कम होनी चाहिए, भारी ब्लॉक की एक्सेलरेशन ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो सबकी स्पीड अलग आ जाएगी, तो एम मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, वी मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। और क्या करना है यहाँ पे, और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है, अच्छा हमें एंड में पी और क्यू की वैल्यूज भी निकालनी है, और पी और क्यू क्या है, पी और क्यू कॉन्स्टेंट्स हैं, पी और क्यू कॉन्स्टेंट्स हैं। फिर वही वाली चीज आ गई, इन योर प्लान यू शुड प्रोसीजर बताना है, मेजरमेंट्स क्या क्या लेंगे बताने हैं, कंट्रोल वेरिएबल्स, यस किन किन चीजों को कांस्टेंट रखेंगे, देखें भाई वी और एम का रिलेशन है, तो अगर वी और एम का रिलेशन है तो पी और क्यू तो वैसे ही कांस्टेंट है, बचा क्या, आर बचा। आर क्या है, रेडियस ऑफ द डिस्क, वो वैसे ही कांस्टेंट है, एंड में हम बता देंगे। और जेड क्या है, जेड था थिकनेस ऑफ द डिस्क, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो जेड खुद चेंज नहीं होगा, आर चेंज नहीं होगा। हाइट, हाइट एक ऐसी चीज है जो मुझे फिक्स रखनी होगी, कांस्टेंट रखनी होगी, यानी ब्लॉक जितना हाइट नीचे आया है, जितनी उसने हाइट कवर की है, वो मुझे एज जो है कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक हो गया अभी। और फिर कह रहे हैं एंड में क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन। आपको पता ही है यार क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्या करते हैं, अब तो आप इतने सारे क्वेश्चंस मेरे साथ कर चुके हैं कि आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। चलिए भाई ये सब मिटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं यहां से। ठीक है, लेट्स इरेज ऑल ऑफ इट। ये सब हटा दिया मैंने, ये देखें सब डिलीट कर दिया। बिल्कुल मैंने अपना पेज फ्रेश कर लिया है, फ्रेश एज न्यू। सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद, ब्रेनस्टॉर्मिंग तो कर ली ना हमने, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद हम पहला काम ये करेंगे भाई कि हम अपनी इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो मेरी इक्वेशन है एच अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जेड अपॉन अपॉन टू पी क्यू एम प्लस वन अपॉन पी। सबसे पहले तो बेटा मैं एक काम ये करता हूं यहाँ पे कि ये जो h लिखा हुआ है ना यहाँ पर, h को यहाँ नीचे भेजता हूँ। तो अगर मैं h को नीचे भेजूंगा तो मेरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड पर बच जाएगा वन अपॉन बी स्क्वायर। अब h नीचे आ जाएगा तो देखें पाई आर स्क्वायर जेड अपॉन टू पी क्यू एच आ गया। और देखें वन अपॉन एम मैंने अलग से लिख लिया, वन अपॉन एम थोड़ा सा मैंने अलग से निकाल के बाहर कर लिया, क्योंकि रिलेशन निकालना है बेटा किसका, v और m का। तो मैंने वन अपॉन एम को थोड़ा अलग करके लिख लिया, प्लस वन अपॉन पी था, ये वन अपॉन एच पी हो जाएगा। एच पी क्यों हो जाएगा भाई, एच जब आगे इधर डिवाइड होगा तो दोनों के डिनोमिनेटर में आएगा ना यार। इससे आसानी हो गई कि ये पूरी चीज बन जाएगी y, और ये पूरी चीज बन जाएगी x। तो ये बन जाएगा मेरा ग्रेडियंट और ये बन जाएगा मेरा y इंटरसेप्ट। तो बेटा इस हिसाब से ग्रेडियंट किसके बराबर आ गया, ग्रेडियंट बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर जेड अपॉन टू पी क्यू एच के। और मेरा y इंटरसेप्ट क्या क्या आ गया बेटा, y इंटरसेप्ट आ गया वन अपॉन एच पी। एक काम करते हैं, मुझे p और q निकालना है ना, पी और क्यू निकालने के लिए मैं एक काम करता हूँ, पी और क्यू निकालने के लिए मैं पहला काम तो ये कर लेता हूँ भाई कि मैं पहले पी निकाल लेता हूँ वाई इंटरसेप्ट से। ये देखो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ अलग से ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो। ये देखो यहाँ अलग से लिख रहा हूँ, वाई इंटरसेप्ट बेटा मेरा आ जाएगा वाई इंटरसेप्ट, बल्कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना यार, पी को सब्जेक्ट बना लो, बस पी को सब्जेक्ट बनाओ। ये वाली जो इक्वेशन है ना इसमें पी को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू वन अपॉन एच इंटू वाई इंटरसेप्ट। ये आ गया बेटा मेरा P, इस फॉर्मूला से मेरा P आ जाएगा। अच्छा Q कैसा आएगा भाई, Q निकालने के लिए काम करेंगे हम, वो जो ऊपर ग्रेडियंट वाली इक्वेशन लिखी हुई है ना, उस ग्रेडियंट वाली इक्वेशन में Q को सब्जेक्ट बनाओ। तो Q बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर जेड अपॉन टू पी ग्रेडियंट एच। क्या किया मैंने बताओ, ये मैंने खाली जो ब्रैकेट बनाई है मैंने किसकी जगह बनाई है, मैंने P की जगह बनाया। और P किसके बराबर है, अल्हम्दुलिल्लाह P किसके बराबर है, P बराबर है वन अपॉन एच इंटू वाई इंटरसेप्ट के ना। तो P की जगह लिख देता हूं वन अपॉन एच इंटू वाई इंटरसेप्ट। तो मेरा फाइनल Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो यहां पर दो दो एच हो गए, एक एच ये रहा, एक एच ये रहा। तो ये दोनों तो एक दूसरे से कट जाएंगे, एच से एच कट गया, है ना, एच से एच कट गया। और ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो बेटा मेरे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब
अल्लाह आपका भला करे, पाई आर स्क्वायर जेड इंटू वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ग्रेडियंट। ये मेरे क्यू की वैल्यू आ गई। तो देखो भाई, पी भी आ गया और क्यू भी आ गया। सही है। तो इस तरह बच्चों मैंने क्या क्या निकाल लिया, मैंने ग्रेडियंट भी, मतलब मैंने पी भी निकाल लिया, मैंने क्यू भी निकाल लिया। तो बस मेरा तकरीबन जो मेरा मेन काम था वो हो चुका है। अब मुझे सब कुछ लिखना है। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। डायग्राम बनाने के लिए, अच्छा भाई देखो, ये जो पूरा सेटअप है तुम्हारा, ये जो तुमने डिस्क लटकाई हुई है, और ये जो एक्सेल है, और ये जो ऑब्जेक्ट लटक रहा है, ये जो रस्सी है, सब हवा में तो नहीं है ना? ये सब करोगे कैसे? तुम्हें इस एक्सेल को किसी जगह पे फिट करना पड़ेगा, है ना? तो इसके लिए मैं काम ये कर लेता हूँ। सबसे पहले तो बेटा मैं एक बेंच बनाता हूँ। ये आ गई मेरी बेंच। बेंच के बाद, देखो बेंच आ गई। बेंच में आप क्या करें, आप यहां पर भाई साहब दो स्टैंड लगा लें। एक स्टैंड यहां रख लेते हैं, और एक स्टैंड रख लेते हैं यहां पे। ये आ गए मेरे दो अदद स्टैंड। ठीक है। हाँ भाई, तो बेंच आ गई, बेंच पे दोनों स्टैंड रख दिए। अच्छा, स्टैंड का यार सीन ये है कि मुझे एक्सेल को टिकाना है। तो एक्सेल को टिकाने के लिए या तो हम कोई ऐसी कोई सेटिंग करें। ये मेरा स्टैंड आ गया। थोड़ी अच्छी सी देख रहे हैं आप, स्केल स्केल के साथ अच्छी सी एस्थेटिक सी ड्राइंग बना रहा हूँ। ये मेरे दोनों स्टैंड आ गए भाई साहब। स्टैंड पे मुझे कोई ऐसी सेटिंग करनी होगी कि मैं फिट कर लूं, बीच में वो एक्सेल वैक्सेल फिट हो जाए ना। ऐसी कोई सेटिंग करनी होगी मुझे। तो उसके लिए फिर या तो मैं ये करूं कि क्या किया जाए, क्लैंप से कैसे लगाएं। या तो हम ये करते हैं, वो तुम लोगों ने देखा है जंगलों में जो वो करते हैं, ग्रिल करते हैं, इस तरह की ना ऐसे लकड़ियां बनाते हैं, और लकड़ियों के बीच में वो डाल देते हैं सीखें, ऐसे करके। और यहाँ पे वो जो भी आप जिस चीज को भी आपको वो करना है ना, बारबेक्यू करना है, वो चीज यहाँ पे घुमाते हैं उसको। ठीक है, उस टाइप का मुझे कोई सेटअप चाहिए होगा, ताकि मेरी जो एक्सेल है ना, एक्सेल वो ऐसे किसी दो स्टैंड पे खड़ी हो जाए, और वो एक्सेल उसके ऊपर ऐसे घूमे। ठीक है, एक्सेल स्पिन करे, रोटेट करे। या तो फिर कुछ इस तरह का सेटअप बन जाए कि कोई रिंग टाइप कोई चीज हो, उसमें एक्सेल डाल दें। कुछ इस तरह का मैं बनाता हूँ। ये देखो, ये मेरे दोनों बॉसेस आ गए। ये मेरे दोनों क्लैंप आ गए। बड़े ही गंदा क्लैंप बनाया मैंने, रुक जाओ 1 मिनट। ये मेरे दोनों बॉसेस आ गए, और ये मेरे क्लैंप आ गए। अच्छा, क्लैंप के साथ कोई आपने ना इस तरह का कोई सेटअप फंसा लेना है। यहाँ पे ना आपके रिंग्स है, रिंग्स। कुछ इस तरह का कोई सेटअप हो कि आपने उसको क्लैंप किया हो, और इन रिंग्स के अंदर तुमने डाल दिए एक्सेल। समझाता हूँ, ये रे, ये तुमने रिंग्स के अंदर डाल दी एक्सेल इस तरह से। बात समझ आ रही है मेरी? ऐसा कोई सेटअप बना लिया हमने। ये आ गई हमारी एक्सेल, आ गई ये रॉड आ गई। ठीक है भाई, ये रिंग्स के बीच में से गुजर रही है। और कुछ ऐसी सेटिंग बना ली जाए। एक मिनट, इसको थोड़ा सा और बिलीवेबल बनाने के लिए ना, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा बिलीवेबल बनाने के लिए सिर्फ थोड़ा सा इसको ऐसा बनाए ना यार, कि लगे हाँ भाई कुछ बनाया है यार, क्या मतलब है। इसी ड्राइंग स्किल्स तो दिखाएं हम। ये देखो ना, अब लग रहा है ना कि जैसे मेरी ये जो दो रिंग्स हैं, दोनों रिंग्स के बीच में से रॉड गुजर रही है। थोड़ी वाइब आनी चाहिए यार। अच्छा, अब मेन चीज तो बना ही नहीं। एक्सेल तो बना दिया, लेकिन एक्सेल पे
ये भी तो लगानी पड़ेगी, डिस्क भी लगानी पड़ेगी ना। तो एक्सेल पे डिस्क लगाने के लिए क्या करेंगे भैया, ये देखो एक्सेल पे पहले हम डिस्क लगाने के लिए बीच में से उसको मिटाते हैं। यहाँ पे पहले तो हम डिस्क बनाएंगे। ये आ गई बेटा मेरी डिस्क। तो भाई मैं बना रहा था एक्सेल, ये आ गई आपकी एक अदद एक्सेल। एक्सेल को थोड़ा बिलीवेबल बनाने के लिए ये हमने बना दिया। ठीक है भाई, ये आपकी एक्सेल आ गई। थोड़ा सा बेहतर लुक देने के लिए इसको ढंग से बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सेल के ऊपर फिर आपको पता, आपने क्या लपेटी हुई है? आपने स्ट्रिंग लपेटी हुई है। तो यहाँ पे देखें, स्ट्रिंग लपेट देते हैं। और फिर यहां से हमने एक अदद मास को ड्रॉप करना है। तो मास को भी थोड़ा सा ऐसा ही बनाते हैं जैसा उन्होंने हमें बना कर दिया ना, थोड़ा अच्छा सा फुल 3D स्टाइल है ना। ये आ गया बेटा मेरा मास। अच्छा, मास को बेटा हमने ड्रॉप करना है। तो मास को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करना है और हर बार एक ही हाइट से ड्रॉप करना है। तो इस चीज में कोई एरर ना हो तो तुम क्या करो, तुम यहां पर एक अदद ना मीटर रूल इस तरह से खड़ा कर दो। ऐसे तुम्हारे पास यहां पर एक अदद मीटर रूल लगा होना चाहिए। मीटर रूल क्या करेगा भाई, मीटर रूल यहां पर इस तरह से हर वक्त खड़ा रहेगा। और मीटर रूल बेटा खुद तो खड़ा होगा नहीं। तो तुम्हें यहां पर एक अदद क्या लगाना पड़ेगा, जल्दी बताओ। तुम्हें यहां पर लगाना पड़ेगा एक अदद क्लैंप, और क्लैंप को भी लगाना पड़ेगा बॉस की मदद से। तो ये आ गया तुम्हारा भाई साहब क्लैंप, मीटर रूल खड़ा हो गया भाई, मुबारक। ठीक है, ये आ गया आपका मीटर रूल। ठीक है, बिलीवेबल लगना चाहिए, तुक्के नहीं मारना पेपर में। समझ आ रही है? मीटर रूल भी आ गया। अच्छा, मीटर रूल को भी थोड़ा सा और बिलीवेबल बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ से हम सही ना डिटेल अच्छी देंगे ना यार। चलो भाई, मीटर रूल भी खड़ा कर दिया। और बताओ और क्या करना है? और कोई डिटेल जो मैं मिस कर रहा हूँ? हाँ, एच कैसे मेजर करूंगा, मुझे हर बार मेक श्योर करना है कि मेरा जो ब्लॉक ड्रॉप हो रहा है वो हर बार एक ही हाइट से ड्रॉप हो रहा है। ये कैसे मेक श्योर करूंगा मैं कि मेरा ब्लॉक हर बार एक ही हाइट से ड्रॉप हो रहा है? इसके लिए बेटा मुझे यहां पर लगाना पड़ेगा एक अदद फिडुशियल मार्कर। कोई स्टिकी टेप लो, स्टिकी टेप, स्टिकी टेप पॉइंटर होता है ना, वो बुक में लगाते हैं ना, बुक मार्क लगाते हैं। वो बुक मार्क टाइप लगाने वाली जो चीज होती है स्टिकी टेप पॉइंटर, वो यहां पर लगा लो। ताकि तुम्हें पता हो कि हर बार तुम एक ही हाइट से ड्रॉप करोगे अपने ब्लॉक को। ये मैंने लगा दिया स्टिकी टेप पॉइंटर एज अ फिडुशियल मार्कर। समझ रहे हो? ये फिडुशियल मार्कर के तौर पर इस्तेमाल होगा। ये मैंने बहुत अजीब सा बना दिया, इसको ढंग से साफ सुथरे तरीके से बनाना बेटा। ठीक है, मैं यहाँ पे जानबूझ के कलर्स इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि पेपर में तुम कलर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हो अभी। हाँ, लेकिन लेबल मैं दूसरे कलर के पेन से करूंगा, वरना तो घिच पिच हो जाएगी। और क्या मिस कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर मैंने फिडुशियल मार्कर भी लगा दिया। हाँ ओ भाई, लाइट गेट तो लगा ही नहीं। यहाँ पर तुम कैसे मेजर करोगे कि तुम्हारा ब्लॉक जब एच हाइट ड्रॉप हो चुका है? तो तुम एक काम ये करो, तुम यहाँ पर इस स्टैंड, ये जो दूसरा सामने वाला स्टैंड है ना, सामने वाले स्टैंड पे एक बॉस और लगाओ नीचे। और इस बॉस पे एक क्लैंप लगाओ। और इस क्लैंप पे तुम लगा दो भाई साहब एक अदद लाइट गेट। ये तुम्हारा लाइट गेट आ गया। ठीक है, और ये तुमने क्लैंप से फिट कर दिया। ओके, और लाइट गेट तुम्हें पता है किससे कनेक्टेड है? लाइट गेट कनेक्टेड है मेरे बच्चों टाइमर से। तो ये बस टाइमर तुम यहां दिखा दो कि तुमने एक टाइमर इस्तेमाल किया हुआ है यहाँ पर। ये तुम्हारा टाइमर आ गया ना। दिस इज योर टाइमर। ठीक है, ये टाइम इंटरवल मेजर कर लेगा। अच्छा जी, और क्या है बेटा? लाइट गेट जहां पर लाइट बीम मारेगा, उस हाइट को हम लेबल कर देंगे एच। एच। और एच मेरा क्या रहना चाहिए भाई साहब? एच मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए। जहां पर लाइट बीम हिट कर रही
ठीक है, फिडुशियल मार्कर से लेकर जहां तक लाइट बीम हिट कर रही है वो डिस्टेंस एच है। अच्छा, और क्या रह गया? हाँ, तुम ब्लॉक की लेंथ मेजर करोगे तो उसको मैं लेबल कर देता हूं एल। ब्लॉक की लेंथ को क्या मैं लेबल कर देता हूं एल। एंड मेक श्योर दैट एल इज द लॉन्गेस्ट साइड। मेरे ख्याल से मेरी डायग्राम रेडी है बेटा। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तुम लोगों की सोच होगी डायग्राम कितनी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ढंग से डायग्राम बनाना। बेतुकी बातें नहीं करना मेरे सामने, सर हम कोई आर्टिस्ट थोड़ी हैं। सही है, ये बेतुके जवाब आते हैं टूके बच्चों के, सर हम कोई आर्टिस्ट थोड़ी हैं, हमारी ड्राइंग इतनी अच्छी थोड़ी है। ये फजूल बात है बेटा, ये डिमांड है, एग्जामिनर मांग रहा है आपसे। अब लेबल करना शुरू करो फटाफट से। यह आ गया आपका स्टैंड, यह आ गया आपका स्टैंड। स्टैंड के बाद यह आ गया आपका मीटर रूल। ठीक है, यह आ गया आपका डिस्क, यह आ गया आपका एक्सेल, ये आ गए आपके सपोर्ट रिंग। इसका नाम रख दिया हमने। अब ये तो बेटा ये चीज तो उसने दी भी नहीं थी, ये तो मैंने खुद इमेजिन की है। तो कोई भी चीज बस सपोर्ट रिंग, इसको भी लिख दो सपोर्ट रिंग। ठीक है, दो सपोर्ट रिंग इस्तेमाल किए ना तुमने। अच्छा, और क्या है भाई साहब? और है तुम्हारा ब्लॉक आ गया। अच्छा, तुम्हारा ये यहां पर ये मेजर करना पड़ेगा फिडुशियल मार्कर। फिडुशियल मार्कर। अच्छा, पेपर में अगर फिडुशियल वर्ड याद नहीं आ रहा, सिंपल लिख दो रेफरेंस मार्क। ठीक है, ये आ गया आपका बच्चों लाइट गेट, ये आ गया आपका टाइमर। ओ भाई, अब यहाँ पे थोड़ी सी और मुझे फिजिक्स आ रही है मजे की। कैसे पता चलेगा कि मीटर रूल सीधा खड़ा है या नहीं खड़ा? उसके लिए तुम यहाँ पर एक छोटा सा सेट स्क्वायर लगा लो, है ना। सेट स्क्वायर भी लगा लिया, फुल एस्थेटिक ना। एग्जामिनर बोले भाई क्या जबरदस्त बच्चा है। अच्छा, आपको कैसे पता कि जब आप इस डिस्क को घुमा रहे हैं ये स्टैंड गिरेंगे नहीं? स्टैंड ना गिरे इसलिए आप यहां पर क्या लगा लो भाई साहब, आप यहां पर जी क्लैंप लगा लो। क्या लगा लो? जी क्लैंप लगा लो। ये आ गए आपके जी क्लैंप, यानी ये जो आपके दोनों स्टैंड है, ये आपकी ये जो बेंच है, बेंच से फिक्स हुए हैं, ये आपके जी क्लैंप आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेपर में ड्राइंग करनी होगी। ये आपके जी क्लैंप भी आ गए। सही है भाई। अच्छा जी, और कोई डिटेल जो मैं मिस कर रहा हूँ? हाँ, जी क्लैंप बनाया तो बेटा लेबल भी करो ना, एग्जामिनर को क्या पता तुमने जी क्लैंप बनाया। और कोई डिटेल? हाँ, ये बेंच है, बेंच भी लेबल करो जी, बेंच भी लेबल करो। और कोई चीज जो मैंने लेबल ना की हो? स्टैंड लेबल कर दिया, क्लैंप और बॉस भी लेबल कर ही सकते हो। बॉस क्लैंप, बॉस क्लैंप। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स दे दो, कम डिटेल मत देना, पहले से बता रहा हूं, ज्यादा डिटेल्स दे दो, कम डिटेल्स मत देना। भाई जबरदस्त सी हटो बचो सी डायग्राम रेडी हो गई है। अब चूंकि डायग्राम रेडी है तो फाइनली अब हम जा रहे हैं इसका जवाब लिखने। तुम्हें भी पता है यहां तक जब हो जाता है तो फिर सब हो जाता है, क्योंकि जवाब तुम्हारे दिमाग में सेव है, तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग पहले ही कर चुके हो। अब बेटा मैं लिखना शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले तो अपने दो नंबर पक्के करें जो मैंने आपको सिखाए हैं। पहला नंबर कैसे पक्का करेंगे आप? पहला नंबर आप पक्का करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताकर। ठीक है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले क्या था, वी और एम था ना। यहां पर लिख देंगे आप एम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड वी इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। एम यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वी यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब ये हुआ कि वेरी एम एंड मेजर वी। आप मास को वेरी करेंगे और हर मास के लिए फिर आप वी की वैल्यू को मेजर कर लेंगे। एक नंबर पक्का हो गया भाई, 15 में से एक नंबर तो आ गया। अब आ जाए भाई दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे आप बताएंगे कंट्रोल वेरिएबल्स। कीप एच कांस्टेंट थ्रू आउट। आप एच को क्या रखेंगे? कांस्टेंट रखेंगे। अच्छा, एच को कांस्टेंट कैसे रखेंगे ये मैं आगे जाके बताऊंगा। एच को कांस्टेंट तो रखेंगे, कैसे रखेंगे कांस्टेंट आगे जाके बताऊंगा। दो नंबर तो आ गए आपके पक्के भाई साहब। ठीक है, अच्छा यहां पर इससे पहले कि आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करें आपको आर और सी पता लगाना पड़ेगा। तो पहले मैं रेडियस का आपको बता रहा हूं। यूज रूलर। अच्छा, रूलर या स्लैश डाल के लिखते हैं वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स। क्योंकि बेटा मुझे, बल्कि रूलर ही लिख दो यार, हम खुद इस्तेमाल कर रहे हैं ना, रिंग हमने सिलेक्ट किया है डिस्क।
तो हम थोड़ी बड़ी डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी बड़ी पुली हमारी। यूज अ रूलर टू मेजर द डायमीटर ऑफ द डिस्क। आप रूलर की मदद से डिस्क का डायमीटर मेजर कर लें, ठीक है। अच्छा, डायमीटर एक बार तो मेजर करेंगे नहीं, क्या कभी भी हम एक रीडिंग पे रिलाई करते हैं? नहीं। तो आप लिखेंगे मेजर डायमीटर फ्रॉम डिफरेंट positions and and calculate या obtain the average diameter। आप डायमीटर एक बार मेजर मत करें, आप डिफरेंट पोजीशन से डायमीटर मेजर करें और फिर क्या ले लें? एवरेज ले लें। डायमीटर आ गया, डायमीटर से रेडियस कैसा आएगा? ये एक और नंबर आ जाएगा आपको ये डिटेल देने का। रेडियस आर ऑफ द डिस्क is obtained by R is equal to D अपॉन टू। डायमीटर को हाफ करेंगे, रेडियस आ जाएगा। देखें भाई, R तो आ गया, अब आ जाए Z। Z कैसे निकालेंगे बेटा? द थिकनेस Z of the disc is measured। आपको मैंने बताया है छोटी लेंस के लिए ज्यादा बेहतर है कि आप वर्नियर कैलिपर्स इस्तेमाल करें। थिकनेस Z of the disc is measured using वर्नियर कैलिपर्स। और इसमें भी वही वाली एडिशनल डिटेल दें, कौन वाली? एक रीडिंग पर रिलाई नहीं करेंगे आप, तो आप लिखेंगे द मेजरमेंट्स आर रिपीटेड फ्रॉम डिफरेंट पोजिशंस एंड एवरेज इज कैलकुलेटेड। आप एक रीडिंग पर रिलाई नहीं करेंगे, आप मल्टीपल रीडिंग्स लेंगे और एंड में एवरेज निकालेंगे। यहां तक भी हो गया। अच्छा भाई, थिकनेस भी आ गई, अब क्या करना है आपने? अब आपने अपना सेटअप करना है, अपैरेटस सेट करना है। तो आप लिखेंगे सेट दी अप। अच्छा, एक चीज और भी तो है ओ भाई, मास 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 मास। एक मिनट, सॉरी यार, पॉइंट नंबर 6 मिटा रहा हूं मैं। पॉइंट नंबर 6 इसलिए मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे ब्लॉक का मास भी निकालना होगा। तो एक मिनट ठहरो। तुम लिखो, तुम लिखो डिफरेंट, या बल्कि इस तरह लिख लो, वन ऑफ मैनी blocks of different masses is chosen। पहले आप एक ब्लॉक उठा लो और फिर its mass m is measured, its mass m is measured using an electronic top pan balance। आपने क्या लिखा? उसका मास मेजर कर लो आप इलेक्ट्रॉनिक टॉप पैन बैलेंस से। अब एक मिनट बेटा, आदत बनाओ अपनी, जैसे मैं कर रहा हूं ना। एक मिनट ठहरो, ऊपर जाओ, फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला में जाके वेरिएबल्स देखो, कौन कौन सी चीजें तुमने मेजर करनी है। देखो, आर चाहिए था, आर आ चुका है। जेड चाहिए था, जेड आ चुका है। एम चाहिए था, एम आ चुका है। एच हम मेजर करेंगे सेटअप करने के बाद, एक्सपेरिमेंट जब हम सेटअप कर लेंगे उसके बाद, अपैरेटस सेटअप करने के बाद। और वी भी हम मेजर करेंगे एक्सपेरिमेंट के दौरान। समझ आ रही है बात? और पी और क्यू तो वैसे भी कॉन्स्टेंट्स हैं, वो तो एंड में ही आने। तो इसका मतलब अभी तक हम जा रहे हैं जबरदस्त, हटो बचो। अच्छा, अब चलो आगे भाई साहब, आगे क्या करना है? अब आप वो वाली बात लिखें, सेट द apparatus एज शोन। apparatus सेटअप कर लें आप, ठीक है। अच्छा, एक यहां पर मैं एडिशनल डिटेल देना चाहूंगा, क्या? ल्यूब्रिकेट, ल्यूब्रिकेट द रिंग्स so that axle rotates freely। आप रिंग्स को ल्यूब्रिकेट कर लें, एक्सेल फ्रीली क्या कर सके? रोटेट कर सके। फिक्स द स्टैंड्स ऑन द बेंच
यूजिंग जी क्लैंप्स। ये एडिशनल डिटेल्स दे रहा हूं बेटा, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर अब आ जाए, पॉइंट नंबर 8 पर आ जाए भाई। पॉइंट नंबर 8 पर क्या भाई साहब, पॉइंट नंबर 8 पे अब आप लिखेंगे प्लेस अ स्टिकी टेप pointer on the rule to make sure, बल्कि एज अ फिडुशियल मार्कर ना, एज अ fiducial marker to make sure that block is dropped या रिलीज्ड। रिलीज ज्यादा बेहतर बढ़ता है यहाँ पे, ड्रॉप से बेहतर बढ़ता है रिलीज्ड। सो द ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम द सेम पोजिशन एवरी टाइम। अच्छा, फिर क्या बताओगे बेटा यहां पर, फिर तुम बताओगे a light gate is set up the distance h is measured। h भी तो मेजर करना है। a distance the distance h is measured from the fiducial marker। h कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, from the fiducial marker to the light beam। it will remain constant in each measurement। हर मेजरमेंट में एच कांस्टेंट रहेगा, मेक श्योर करना है। सही है भाई। अच्छा जी, अब जब आप ब्लॉक को ड्रॉप करेंगे तो लाइट गेट क्या करेगा, लाइट गेट और देखा, एक डिटेल भूल गए ना, हमने ब्लॉक की जो लेंथ मेजर करनी थी हमने, वो बात हमने कहीं ऊपर बतानी थी, अब वो हमने बताई नहीं है। अब देखो पेपर में ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा जैसा मेरे साथ हुआ है, लिखते लिखते कोई चीज बीच में याद आ गई। तो बेटा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सर मैं पूरा मिटाऊं ऊपर जाके दोबारा लिखूं, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप तो वैसे भी पॉइंट्स में लिख रहे हैं, आप पॉइंट नंबर 11 बना दें यार, पॉइंट नंबर 10 बना दें, इसको कोई मसला नहीं है। तो देखो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ब्लॉक इज मेजर्ड यूजिंग द रूल या अ रूल, जरूरी थोड़ी है कौन सा रूल, यूजिंग अ रूलर। आपने लॉन्गेस्ट साइड मेजर कर ली एंड यूज्ड एज वर्टिकल साइड। आप ब्लॉक की जो सबसे लंबी साइड है उसको वर्टिकल साइड रखना, सो दैट लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल इज ऑब्टेन्ड। टाइम इंटरवल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइट गेट एंड टाइमर with less परसेंटेज अनसर्टेनिटी। आप लॉन्गेस्ट साइड इस्तेमाल करेंगे जिसका टाइम भी सबसे ज्यादा आएगा, और टाइम ज्यादा आएगा तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी। ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाइए भाई साहब अपना। अच्छा यार एक प्रॉब्लम है, जब ये मेरा ब्लॉक नीचे आके गिरेगा, टकराएगा, तो वो तो बेंच पे आके टकराएगा, और अगर वो बेंच पे आके टकराएगा तो यहां पर बेटा, यहां पर एक तो जाहिर है ब्लॉक टूट सकता है, बेंच खराब हो सकती है। मतलब ये एक सेफ तरीका नहीं है कि आप बार बार ब्लॉक को रिलीज कर रहे हैं। अब ब्लॉक भी भारी होगा, तभी तो पूरी एक्सल घूम रही है, उसकी वजह से पूरा डिस्क घूम रही है। तो यहां पर मुझे यहां पर एक सेफ्टी प्रिकॉशन को जिस तरह का कोई सेटअप करना पड़ेगा कि जहां ब्लॉक आकर गिर रहा है वहां पर या तो मैं कोई सेफ्टी सेटअप रखूं, कोई कुशन टाइप कोई चीज रखूं, ताकि जब ब्लॉक आकर मेरा जोर से गिरे तो ब्लॉक ना टूटे, राइट, सेफ रहे ना ये करने के लिए। तो मुझे डायग्राम में ही जाकर एक एडिशन करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे ये शो करना पड़ेगा, इस तरह का कोई सेटअप बना के दिखाना पड़ेगा कि यहाँ पर मैंने पीछे जो है ना,
इस तरह से मैंने बना दिया है कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा है। देखो मैंने फिगर में एडिटिंग की है। फिगर में क्या एडिटिंग की है कि यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है सेफ्टी के लिए, ताकि ब्लॉक क्वेश्चन पे आकर गिरे। ये सेफ्टी डिटेल आ गई मेरी, एंड में लिखते हैं ना सेफ्टी प्रिकॉशन, ये मेरा सेफ्टी प्रिकॉशन आ गया। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिखूंगा द ब्लॉक फॉल्स ऑन अ क्वेश्चन फॉर सेफ्टी, सो द ब्लॉक डज नॉट ब्रेक। ब्लॉक टूटे नहीं ना, कोई मसला ना हो, कोई खराबी ना हो, डेस्क भी आपकी, बेंच भी सही रहे। ठीक है, द ब्लॉक फॉल्स ऑन अ क्वेश्चन फॉर सेफ्टी सो द ब्लॉक डज नॉट ब्रेक। ये आपका सेफ्टी प्रिकॉशन आ गया। ये हमने पहले ही लिख दिया, तो ये एंड में लिखने की जरूरत नहीं ना। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाएं। अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अच्छा अब देखो, ये तुम्हारी v की वैल्यू निकालनी है, अब तुम्हें स्पीड की वैल्यू निकालनी है। द स्पीड v इज डिटरमिन्ड बाय v इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तुम ब्लॉक की लेंथ को टाइम इंटरवल से डिवाइड करवा दोगे, तुम्हारे पास स्पीड आ जाएगी। अच्छा यहां पर एक बड़ा मजे का मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ। तुम पता है क्या करो, सेम ब्लॉक से ना v की एक वैल्यू मत निकालो, v की दो वैल्यूज निकाल के एवरेज ले लो। इससे एग्जामिनर खुश हो जाएगा। तुमने क्या किया, तुमने एक ब्लॉक के लिए v की एक वैल्यू नहीं निकाली, दो वैल्यूज निकाल के एवरेज ले लिए। तो तुम देखो क्या लिखोगे, रिपीट फॉर सेम वैल्यू ऑफ मास एंड obtain obtain another v and calculate the average। अब पॉइंट नंबर 14 लिखो, रिपीट फॉर अदर मासेस, रिपीट फॉर अदर मासेस। पूरा एक्सपेरिमेंट अब आप रिपीट करेंगे अदर मासेस के लिए, रिपीट फॉर अदर मासेस एंड राइट द वैल्यूज इन अ टेबल। टेबल बना लें, और फिर ग्राफ वाली बात बस एंड की, आपकी दो लाइनें रह गई हैं, फिर ये खत्म है। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे प्लॉट अ ग्राफ ऑफ 1 अपॉन क्या था, वी स्क्वायर था ना, अगेंस्ट 1 अपॉन m। ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, डिटरमिन, बल्कि वो वाली बात तो लिखी नहीं, इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन, इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन। ओरिजिन वाली बात मत लिखना बेटा, क्योंकि यहां पर y इंटरसेप्ट है। इफ इट टर्न्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन then suggested relationship is then suggested relationship is correct, है ना। बस अब आपके आखिर के दो पॉइंट्स कौन से रह गए, ग्रेडियंट वाला और इंटरसेप्ट वाला। ग्रेडियंट वाला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट आर डिटरमिन्ड। और फिर क्या बताएंगे आप, p and q are determined by relations as followed। और अब जो आपने पीछे रिलेशंस निकाले थे पी और क्यू के, वो लिख दें। पी का क्या रिलेशन निकाला था, पी का रिलेशन था भाई, अपना अल्लाह भला करे, पी बराबर था 1/h/y इंटरसेप्ट के। तो पी की जगह लिख दें 1/h/y इंटरसेप्ट। ये पी का रिलेशन आ गया। और क्यू का रिलेशन क्या निकाला था आपने, क्यू का रिलेशन काफी लंबा था, पाई आर स्क्वायर जेड इंटू वाई इंटरसेप्ट अपॉन 2 टाइम्स द ग्रेडियंट। तो यहां लिखते हैं पाई आर स्क्वायर जेड इंटू वाई इंटरसेप्ट डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स द ग्रेडियंट। और इसी के साथ पी और क्यू भी आ गया, और आपका सवाल हो गया कंप्लीट।
आई होप इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। इसमें भी आपने बहुत सारी न्यू चीजें एक्सप्लोर की, नई चीजें देखी। ठीक है, एवरी डे इज अ न्यू डे फॉर लर्निंग, है ना, न्यू लर्निंग। तो भाई अब आ जाओ, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 1, पेपर 5 टू, पेपर 5 टू, मई जून 2025। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।